Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 17th lecture in this complete quantitative aptitude series. In the last lecture, we discussed formula related with the successive percentage change and the difference between percentage change and percentage point change. Today we will discuss application of successive percentage change. Without wasting any time, let's start. आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, तो प्लीज वो लेक्चर देख लें। उसका लिंक मैं इन्फो कार्ड में डाल दूंगा। अब इसको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। कोई ए वैल्यू है, हमें उसे सबसे पहले 20% इंक्रीज कर दिया गया उसकी वैल्यू को, फिर उसके बाद उसको फिर से 25% इंक्रीज कर दिया गया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? ओवरऑल चेंज कि ए की वैल्यू को पहले 20% बढ़ा के फिर 25% बढ़ा के, तो ओवरऑल ए की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के सम हमने किए थे। कैसे? देखो 20% इंक्रीज यानी कि हमारा 1/5 इंक्रीज। अगर किसी चीज को हम 1/5 इंक्रीज कर देंगे तो वो 6/5 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली 25% इंक्रीज 1/4 इंक्रीज, 1/4 अगर किसी को हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो वो मेरा हो जाएगा 5/4। तो ये मेरा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा क्या बन जाएगा? 6/4, 6/4, तो ये मेरा आ जाएगा 3/2। और 3/2 मेरा कितना होता है? 150%। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 100% से 150% हो जाएगा, यानी कि 50% इंक्रीज। क्या हो जाएगा? 50% इंक्रीज। तो ओवरऑल क्या आएगा? 50% इंक्रीज। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था लास्ट लेक्चर में, आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया इफेक्टिव चेंज कैसे निकालेंगे हम। ये दो डिफरेंट चेंजेस हुए हैं, उसके कारण ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल फ्रैक्शन में करके दिया है। अगर आप सिंपल फ्रैक्शन में नहीं करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे 20% इंक्रीज होने पे कितना हो जाएगा? 120%। 25% इंक्रीज होने पे कितना हो जाएगा? 125/100। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? हम 25 पे मैं काट रहा हूं इसको, क्या जाएगा? 150/100, यानी कि चीज 100 से 150 होगी। 100 से 150 होना मतलब 50% इंक्रीज। ठीक है, लेकिन आप फ्रैक्शन में करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। ये जो सक्सेसिव चेंज है, क्रमागत बदलाव, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो हो, जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ए की वैल्यू फर्स्ट 10% इंक्रीज हुई है, नेक्स्ट 20% इंक्रीज, नेक्स्ट 30% इंक्रीज, और उसके बाद हो गई है 16.66% डिक्रीज। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से क्या निकालना है कि ओवरऑल चेंज क्या आएगा। ठीक है, 10% इंक्रीज यानी कि 1/10 इंक्रीज। अगर किसी चीज को मैं 1/10 इंक्रीज करूंगा वो कितना हो जाएगा? 11/10। सिमिलरली 1/5 इंक्रीज तो ये 6/5। ठीक है, 30% इंक्रीज यानी कि 13/10। 16.66, जो ये 16.66 होता है, ये मेरा कितना होता है? 1/6। 1/6 डिक्रीज तो कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है, तो यहां से हमारा ओवरऑल चेंज क्या आ जाएगा? 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 6। ठीक है, क्या आ जाएगा? 143/100, यानी कि अगर पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा? 143। तो ओवरऑल क्या चेंज आ गया हमारे पास? 43% इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या आएगा? 43% इंक्रीज। ठीक है, एक और सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, ए की वैल्यू अगर मान लो पहले 33.33% इंक्रीज कर दी है, ठीक है, फिर हमने इसको 50%
डिक्रीज कर दिया है, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 1/3 इंक्रीज तो हो कितना जाएगा 4/3 इंटू, अगर 50% डिक्रीज 1/2 डिक्रीज तो रह कितना जाएगा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 ज़र 4, तो ये आ गया मेरा 2/3। अब 2/3 1/3 स्मॉल है, यानी कि 3 से 2 होगी वैल्यू, यानी कि 1/3 डिक्रीज 1/3 कितना होता है मेरा 33.33% डिक्रीज हो जाएगी ओवरऑल वैल्यू, क्या हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक हो गया कि हम इफेक्टिव चेंज कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, ये सारी फ्रैक्शन जो हमने यूज की है, ठीक है, इस पे हमने लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी कि डेसिमल को फ्रैक्शन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, आप वो देख सकते हैं परसेंटेज की हमारी प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि 33.33% इंक्रीज 4/3 कैसे लिख दिया, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 33.33% इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है, 33.33 क्या होता है, ये मेरा फ्रैक्शन में 1/3 होता है, 1/3 इंक्रीज। ठीक है, तो इस चीज को 1/3 इंक्रीज करूंगा, 1 यूनिट तो वो खुद ही होती है अपने आप का 100%, तो इसमें 1 में मैं 1/3 ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा 4/3, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। उसी तरह अगर 50% डिक्रीज है, इसका मीनिंग क्या है 1/2 डिक्रीज। अब खुद 1 है चीज, उसमें से उसका 1/2 पार्ट निकाल देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1/2। ठीक है, ये वैसे हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको फिर से बता दिया। ठीक है, अब इसी के बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं जो एग्जाम में आई हुई है हमारे एसएससी के। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 20%। ठीक है, जो लगातार दो डिस्काउंट यानी कि बट्टा, ठीक है, जो छूट मिलेगी हमें 40% और 20% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, अगर इसका एक नेट निकालना हो कि ओवरऑल मेरे को कितना बेनिफिट हो जाएगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो हमारा बिल्कुल बेसिक है, एक बार मैं बेसिक से करके दिखा रहा हूँ। मान लो कोई चीज 100 रुपीज की है, उस पे पहले मेरे को 40% डिस्काउंट मिला। ठीक है, अगर 40% डिस्काउंट मिलेगा मेरे को, तो वो चीज रह कितने की जाएगी 60% की, 40% डिस्काउंट है तो वो मेरे को 60 रुपीज की मिलेगी। फिर 60 रुपीज पे क्या हुआ 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट यानी कि 60 का 80% रह गया, जो 60 का 80% आएगा वो 48 रुपीज आएगा। ठीक है, यानी कि 100 रुपीज की चीज जो है वो मेरे को 48 में मिलेगी, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया टोटल इफेक्टिव, वो हो गया हमारा 52%। कितना हो गया 52%। ये सम हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, पहले हम 40% डिक्रीज कर दिया वैल्यू, ठीक है, डिस्काउंट 40% का दे दिया, तो हमारे लिए नेट वैल्यू कितनी रह जाएगी 60%। ठीक है, तो वो 60% मेरा 6/10 होता है। ठीक है, 40% डिस्काउंट दे दिया तो 6/10 रह गया ना, ये नई वैल्यू आ गई प्रोडक्ट की। उसके बाद नई वैल्यू पे 20% डिस्काउंट दे दिया, तो नई वैल्यू रह कितनी जाएगी 80%, तो 80% होता है 8/10। ठीक है, अब ये मेरा आ जाएगा 48/100। ध्यान रखना यहाँ पे ना नीचे हमें 100 बनाने की कोशिश करनी है हमेशा, ताकि हमें परसेंटेज देखते सार पता लग जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो अभी कैंसिल आउट हो रहा था इसमें से 2, लेकिन मैंने काटा नहीं है। ठीक है, कैंसिल नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेरे को नीचे 100 बनाना होता है, ताकि इजीली परसेंटेज पता लग जाए। परसेंटेज का मतलब 100 में से ही होता है ना। ठीक है, अब 100 की चीज मेरे को कितने की मिलेगी 48 की। ठीक है, 100 की चीज 48 की, यानी कि डिस्काउंट कितना हो गया मेरा 52% का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो है हमारी, ठीक है, नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने इनवर्स प्रोपोर्शन वाली हमारी वीडियो देखी है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में भी क्या होता है प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है कि गुणांक जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, किसी भी चीज का। अब इसका एक बार मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर हम इसका यूजेज देखेंगे। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के सम आते हैं हमारे पास। ठीक है, पहले हम टाइप 1 देखते हैं,
अब इसमें सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हम बाज़ार में सेब खरीदने गए, एप्पल्स परचेज़ करने, ठीक है? जो एप्पल का प्राइस है, वो है हमारा रुपीज़ 100 पर केजी, ठीक है? और जो मेरा मंथली कंज़म्पशन है एप्पल का वो 6 केजी है। तो मेरे कितना अमाउंट जो है मेरा मंथली स्पेंड हो जाएगा इस पे, वो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रुपीज़ 600, ठीक है? मेरा 600 रुपीज़ मंथली स्पेंड हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लो बाय चांस प्राइस नेक्स्ट मंथ इंक्रीज़ हो गया, 120 रुपीज़ पर केजी हो गया, लेकिन मेरे को तो हर मंथ 600 ही स्पेंड करने हैं, ठीक है? तो मेरे को अपनी क्वांटिटी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, कितनी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी? अब मेरे को 5 केजी परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी कितना बनेगा अमाउंट? 600। इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोडक्ट कांस्टेंसी। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 600, इन दोनों का प्रोडक्ट 600, ठीक है? अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज़ कैसे आ गया? ठीक है? उसको समझाने के लिए पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो है ये प्राइस, जो मैंने ऊपर एग्ज़ाम्पल समझाया है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये मेरा क्या आ जाता है? एक्सपेंडिचर, ठीक है? ठीक है? ये कीमत, कीमत इंटू खपत इज़ इक्वल टू खर्चा या व्यय, ठीक है? कीमत इंटू खपत इज़ इक्वल टू हमारा खर्चा, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन आ गया कि जो हमारे प्राइस हैं, किसी भी टाइम पे 20% इंक्रीज़ हो गया, प्राइस 20% इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, वो मुझे क्या रखना है? सेम। जो मेरा पहले एक्सपेंडिचर था, मुझे एक्सपेंडिचर सेम ही रखना है। मेरा इनकम बढ़ी नहीं है, ठीक है? तो मेरे को उतना ही खर्च कर सकता हूँ मैं इस चीज़ पे, ठीक है? किसी चीज़ पे। अब मेरे को क्वेश्चन ये पूछ लिया कि उसकी क्वांटिटी को मैं कितना रिड्यूस करूँ? मेरे पास या तो 2 ही ऑप्शन है ना, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, या तो अपना बजट बढ़ा लो या क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन में हम कौन-सा कांसेप्ट लगाएँगे? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज़ करके दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है? अब देखो P इंटू Q, ये मेरा क्या होता है? एक्सपेंडिचर। मैंने अभी लिखाया आपको, ठीक है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, कीमत इंटू खपत, ये हमारा खर्चा होता है, ठीक है? अब देखो प्राइस क्या हो गया मेरा? 20% इंक्रीज़, 20% इंक्रीज़ मतलब 1/5 इंक्रीज़, 1/5 इंक्रीज़ मतलब 6/5, ठीक है? अब क्वांटिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? क्वांटिटी मेरे को पता नहीं क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो मेरे को पता नहीं किससे मल्टीप्लाई करना है। ये आना क्या चाहिए? सेम ही आना चाहिए। जो पहले प्रोडक्ट था वही आना चाहिए एक्सपेंडिचर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको, ताकि ये P इंटू Q ही आ जाए। देखो अगर सिंपली मैं सोचूँ इसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 6 से 6 हो जाएगा, P इंटू Q ही बचेगा, जो हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर है। देखो अगर प्राइस 20% इंक्रीज़ हुआ है, तो एक्सपेंडिचर क्या कर दिया हमने, जो उसका सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं, क्वांटिटी क्या कर दी? 5/6 कर दी। 5/6 मतलब 1/6 रिड्यूस, यानी कि क्या कर दी हमने? क्वांटिटी 1/6 रिड्यूस। 1/6 कितना होता है? 16.66%, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो ये सक्सेसिव चेंज का ही लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट है, तो सक्सेसिव चेंज ओवरऑल मेरे को 0 इफेक्ट चाहिए था, तो मैंने 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अब देखो जो मैंने एग्जांपल लिए ना वो सिमिलर सेम ही लिया है आपको समझाने के लिए। देखो प्राइस क्या हुआ? 20% इंक्रीज, तो एक्सपेंडिचर, जो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं, क्वांटिटी हमें कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी? 1/6। अगर मैं 6 का 1/6 निकालूंगा तो 1 केजी आ गया, वही 1 केजी मैंने रिड्यूस कर दिया, ठीक है? 16.66 मैंने रिड्यूस कर दिया। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? अगर मान लो प्राइस जो है वो क्या हो गया? 25% डिक्रीज हो गया, 25% डिक्रीज, तो क्वांटिटी को मैं कितना इंक्रीज करूं ताकि एक्सपेंडिचर मेरा क्या रहे? सेम, ठीक है? कीमत घटेगी, तो जो उसकी खपत है वो मैं बढ़ा सकता हूं, अगर मेरे को अपना खर्चा सेम रखना है, ठीक है? कितना बढ़ा सकता हूं? देखो अब हमें हर बार ये P इंटू क्यू इज इक्वल टू ई लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? 25% डिक्रीज, 1/4 डिक्रीज,
तो रिमेनिंग कितना बचेगा 3/4। अब जो मेरा खर्चा है एक्सपेंडिचर उसे सेम रखना है, तो उनकी प्रोडक्ट सेम आनी चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 4/3 से, ठीक है, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। अब क्वांटिटी 4/3 यानी कि 1/3 इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी 1/3। 1/3 मेरा कितना होता है 33.33% हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी आ गया। यानी कि अब देखो इसको ना मैं एक और चीज से भी देख सकता हूँ सिमिलर चीज को, ठीक है, कि मैंने प्राइस को क्या किया पहले 20% बढ़ा दिया। अगर मैं यहाँ से क्वांटिटी को रिमूव कर दूं, सिर्फ ये 5/6 इसके साथ ही रख दूं, तो ये क्या हो गया, प्राइस को पहले मैंने बढ़ा दिया फिर उसको घटा दिया, तो ओवरऑल इफेक्ट 0 आया, ठीक है। इसको एक चीज से समझता हूं मैं, जो इसकी सेकंड, ये फर्स्ट टाइप होगी इसकी, और इसका सेकंड एप्लीकेशन कहाँ पे है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का। देखो ए की वैल्यू मान लो सबसे पहले हमने कुछ परसेंट बढ़ा दी, x% इंक्रीज कर दी, फिर क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी वैल्यू को मैं कितना डिक्रीज करूं। मान लो y% कितना डिक्रीज करूं ताकि सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 100 है, 100 को मैंने पहले 20% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं कितना डिक्रीज करूं, अब इसको कितने परसेंट डिक्रीज करूं ताकि फिर से 100 आ जाए, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे भी। कैसे, देखो 100 को 20% इंक्रीज, 20% 1/5 इंक्रीज, 1/5 इंक्रीज, तो मेरा 6/5, ठीक है। अब मेरे को बाद में वैल्यू तो 100 ही चाहिए ना, तो सेकंड चेंज क्या आना चाहिए 5/6, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, 100 का 100 आ जाए। तो सेकंड परसेंटेज चेंज क्या है 1/6 रिड्यूस। 1/6 रिड्यूस का मतलब 16.66% रिड्यूस, 66.66% रिड्यूस, ठीक है। ए को 100 को पहले 20% इंक्रीज कर दिया, तो उसे 16.66% रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके सेम क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। 100 को पहले हमने 20% इंक्रीज कर दिया, तो मेरे पास 120 आ जाएगा, फिर इसको मैं 16.66% डिक्रीज कर दूंगा, मेरे पास फिर से 100 आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना हमेशा, नहीं तो स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होती है कि 20% इंक्रीज कर दिया तो 20% डिक्रीज कर देंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, नहीं, 20% इंक्रीज करके नई वैल्यू आ गई। अब इसका अगर मैं 20% निकालूंगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंस तो दोनों में 20 का है ना, तो 20 को ही निकालेंगे हम। अब 20 को 120 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 16.66%, क्योंकि अब बेस बड़ा हो गया तो उस 20 को कम परसेंटेज से कवर कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसी बेस पे एक एग्जांपल कर लेता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। किसी पर्सन की जो सैलरी है, इनकम है, आय है, उसे 10% कम कर दिया। बाय व्हाट परसेंट शुड हिज रिड्यूस्ड सैलरी बी रेज्ड टू ब्रिंग इट एट पार विद हिज ओरिजिनल सैलरी। अब जो उसकी रिड्यूस्ड इनकम है, ठीक है, उसको कितने प्रतिशत हम बढ़ा दें ताकि वो फिर से ओरिजिनल के बराबर आ जाए, ठीक है। पहले 10% रिड्यूस कर दिया, ठीक है, वही चीज होगी, पहले 10% रिड्यूस कर दिया, अब कितनी इंक्रीज करें ताकि सेम आ जाए। 10% रिड्यूस मतलब 1/10 ही रिड्यूस, यानी कि 9/10 कर दिया। अब इंक्रीज कितना करें 10/9 करना पड़ेगा। हो गया क्वेश्चन हमारा। 10/9 मतलब 1/9 इंक्रीज, ताकि ओवरऑल 1 आ जाए। कितना 1/9 इंक्रीज, 1/9 मेरा कितना होता है 11.11%, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। अब हम जो हमने पीछे कंसेप्ट डिस्कस किया है, अब उनकी कॉम्बिनेशन यूजेज देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले देखो जो हमने किया था कि इफेक्टिव चेंज का प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब उसमें तो सिर्फ हमने प्राइस और क्वांटिटी में चेंज किया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी में चेंज हो, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ सिंपल।
मान लो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज। सेम परसेंटेज, ठीक है, सेम परसेंट दोनों की इंक्रीज हो गई है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारा 44% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो फाइंड इंक्रीज परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू प्राइस और क्वांटिटी की जो इंक्रीज परसेंटेज है वो निकालनी है, ठीक है। देखो अब इसमें भी सेम चीज ही है, दोनों की देखो जो इंक्रीज है परसेंटेज मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, और उसके इंक्रीज के कारण जो मैं फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैं एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करता था कि अगर मान लो 10% इंक्रीज है तो यानी कि 1/10 इंक्रीज हो गया, यानी कि 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो चीज मेरे को पता नहीं है तो उस चीज को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो प्राइस एक्स इंक्रीज, क्वांटिटी फिर से एक्स इंक्रीज, ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा 44% इंक्रीज हो गया, यानी कि 144/100, यही होगा, ठीक है। अब देखो पी और क्यू को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर साथ में लगा हुआ है, तो मैं इनको छोड़ देता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144/100, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12/10 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12/10, ठीक है, यानी कि जो मेरा मल्टीप्लायर है वो 12/10 आ गया। अगर 12/10 है यानी कि 2/10 इंक्रीज, 2/10 इंक्रीज मतलब उल्टा चलते हैं, हम देखो 12/10 आ गया, 12/10 का मीनिंग क्या है, 2/10 इंक्रीज, 2/10 मेरा कितना होता है, 20% इंक्रीज, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 20% इंक्रीज, बोथ इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। ये भी उसकी एप्लीकेशन होगी। अब और देखो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हो, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जहां पे भी दो या दो से ज्यादा चीजों की प्रोडक्ट किसी सम प्रोडक्ट किसी चीज के बराबर है वहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर मान लो हमको क्वेश्चन डाल दिया कि जो लेंथ है, ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको हमने इंक्रीज कर दिया 10% इंक्रीज, और जो हमारी ब्रेड्थ है इसको हमने कर दिया 20% इंक्रीज, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, वही सेम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, ठीक है। 10% इंक्रीज 11/10, 20% इंक्रीज 12/10, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132/100, यानी कि 100 से 132 हो जाएगा एरिया, यानी कि 32% इंक्रीज। तो एरिया में क्या आ जाएगा, 32% इंक्रीज, ठीक है। किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं सम, जैसे कि अगर मान लो आपसे पूछ लिया कि जो लेंथ है वो हमने 10% इंक्रीज कर दी, ठीक है। जो एरिया है वो 12% डिक्रीज हो गया, तो बताओ ब्रेड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। अब देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया होता है, लेंथ 10% इंक्रीज यानी कि 11/10, ब्रेड्थ को किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को पता नहीं, तो उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। ओवरऑल क्या आना चाहिए, 12% डिक्रीज यानी कि 88% रह जाएगा, 88/100। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा x क्या आ गया, 88/100 इंटू 10/11, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 8/10, 8/10 मतलब 2/10 रिड्यूस, ठीक है। 8/10 से हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, 2/10 रिड्यूस, 2/10 कितना होता है मेरा 20%, तो 20% रिड्यूस हो जाएगी ब्रेड्थ, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और कहाँ पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी, जैसे कि
हम वर्ग पे भी लगा सकते हैं। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, ठीक है? यानी कि साइड इंटू साइड, ठीक है? ये क्या होता है? स्क्वायर का एरिया, ठीक है? अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे? जो स्क्वायर की साइड है, उसको हमने क्या कर दिया? 10% इंक्रीज कर दिया, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है? अब देखो 10% इंक्रीज 11/10, अब साइड 2 बार मल्टीप्लाई है तो 11/10 इंटू 11/10, तो क्या आ जाएगा? 120 1/10 100। तो ये क्या आ गया? यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया? 21% इंक्रीज, ठीक है? जरूरी नहीं है कि किसी 2 की मल्टीपल पे ही लगाएं, 3 की मल्टीप्लाई भी आ सकती है, जैसे हमारा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है? ये मेरा क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये मेरा क्या होता है? आयतन, ठीक है? इस पे अगर मान लो लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, ब्रेड्थ को मेरा 20% इंक्रीज कर दिया और हाइट को मेरा 30% इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मुझे निकालना है। कुछ भी नहीं करना, तीनों की मल्टीप्लाई है यानी कि 11/10 हो जाएगी लेंथ, ब्रेड्थ मेरी 12/10 हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी 13/10। तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 1716 आएगा अपॉन 1000, ठीक है? अब देखो परसेंटेज में निकालना है तो नीचे हमेशा 100 रखना, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 170 171.6 अपॉन 100, ये भी लिख सकते हैं ना? एक जीरो हटा के मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है? अब यहाँ से मेरे को पता लग गया 100 से क्या हो जाएगा वॉल्यूम? 171.6 यानी कि 71.1 71.6% का क्या आ जाएगा? इंक्रीज, 71.6% का इंक्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स? आज बस इतने करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब आज हमने किया एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है? जो क्रमागत प्रतिशत बदलाव होता था उसकी हम कैसे यूजेज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है? पहले हमने इसकी यूजेज क्या बताया? इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? जैसे ए की वैल्यू पहले 20% बढ़ गई, फिर 25% इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल इंक्रीज कैसे निकालेंगे? सिंपल था, 20% 1/5 6/5, ठीक है? 25% 1/4 इंक्रीज तो 5/4 हो जाएगी वैल्यू, कैलकुलेट कर लिया, 150% आ गया, 100% तो खुद था, 150% मतलब 50% इंक्रीज, ठीक है? ऐसे हमने और एग्जांपल की थी, ठीक है? फिर एक हमने डिस्काउंट की एग्जांपल की थी कि डिस्काउंट, दो लगातार डिस्काउंट दिए 40% और 20% का, तो ओवरऑल हमको कितना डिस्काउंट मिल गया, ठीक है? तो हमने क्या किया? पहले मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे। पहले अगर हम चीज को 100 रुपीज का मान लेंगे, ठीक है? 100 रुपीज का मान के 40% डिस्काउंट दे दिया 60, फिर 60 पे 20% डिस्काउंट यानी कि 80% कैलकुलेट करना है इसका, 60 का 80% कैलकुलेट करेंगे 48 आ जाएगा, ठीक है? तो 100 की चीज मेरे को 48 रुपीज में मिलेगी, यानी कि 52% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है? सिमिलरली अगर हम सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगा के करें तो 40% डिस्काउंट देके 60% की चीज मिलेगी तो 6/10, 20% डिस्काउंट देके मेरे को चीज 80% की मिलेगी तो 8/10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 48/10 100, ठीक है? यानी कि 100 की चीज मेरे को 48 की मिलेगी, यानी कि 52% डिस्काउंट, ठीक है? और मैंने यहाँ पे बताया था इसको कैंसिल आउट नहीं करना जो भी कॉमन है, क्यों? क्योंकि मेरे को नीचे 100 बनाने की कोशिश करनी है हमेशा, सिर्फ उतनी कैलकुलेशन करो ताकि नीचे 100 आ जाए, ठीक है? अगर 100 से कम आ रहा है तो किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट जो हमने इसका यूजेज किया था वो किया था प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी हमने इनवर्स प्रोपोर्शन में यूज किया था, जहां पे प्रोडक्ट दो चीजों का कांस्टेंट रहता है। उसके एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि अगर एप्पल का प्राइस 100 रुपीज पर केजी और उसकी कंजप्शन 6 kg, तो मेरे 600 रुपीज खर्च होंगे। अगर मान लो प्राइस बढ़ गया और मेरे को सेम रुपीज खर्च करने हैं तो मेरे को क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, यही प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी है, ठीक है? कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। अगर प्राइस बढ़ जाए तो मेरे को क्वांटिटी कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, ठीक है? कैसे किया? देखो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, ठीक है? तो जो कीमत है उसका जो इंक्रीज हुआ है वो लिख लिया। अब क्वांटिटी के साथ जो डिक्रीज होगा वो इसके इंक्रीज को कैंसिल आउट करना चाहिए, तभी चीज सेम रहेगी, हमारी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा।
तो अगर ये 6/5 है तो ये 5/6 करना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। अब 5/6 का मतलब 1/6 रिड्यूस, तो 1/6 का मतलब होता है 16.66% हो गया। फिर हमने एक और एग्जांपल की थी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट कांस्टेंसी का ही एक और यूज है, वो क्या है कि अगर मान लो ए को कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसको कितना घटाएं ताकि सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है। एग्जांपल लिया था 100 को 20% बढ़ा दिया, तो कितना घटाएं कि फिर से 100 आ जाए, ठीक है। 20% बढ़ाना मतलब 1/5 बढ़ाना, तो 6/5 लिख लिया। अब 6/5 को 5/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सेम चीज आ जाए, ठीक है। यानी कि 5/6 यानी कि 1/6 रिड्यूस, यानी कि 16.66% घटाना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया था कि 100 को पहले 20% बढ़ा के फिर 16.66% घटाना पड़ेगा ताकि फिर से 100 आ जाए, ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल की थी, ठीक है। फिर हमने दोनों जो पिछले कंसेप्ट किए उनको कंबाइन करके यूज उसका यूजेस सीखा है, उनको कैसे यूज करना है कंबाइन करके, ठीक है। पिछला जो हमने कंसेप्ट किया है उसको कंबाइन करके कैसे यूज करना है, हमने उस पे क्वेश्चन किए, ठीक है। अब देखो पिछले हमने सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी में चेंजेस देखे थे, अब यहाँ पे तीनों में चेंजेस हैं, ठीक है। कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होगी सेम परसेंटेज से, मुझे पता नहीं कितने प्रतिशत है, ठीक है। और लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो 44% इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया सिंपल। इन दोनों का जो फ्रैक्शन है मेरे को पता नहीं है इंक्रीज के बाद कितना आएगा, तो वो फ्रैक्शन निकाल लिया। उस फ्रैक्शन से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 20% इंक्रीज करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। सेम चीज हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल होता है हमारा, ठीक है। अगर लेंथ को 20% बढ़ा दें, ब्रेड्थ को 20% बढ़ा दें, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल पे क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। वो हमने चेंज कैलकुलेट करके बता दिया था। सिमिलरली अगर मान लो एरिया का गिवन हो, हमें ब्रेड्थ में चेंजेस निकालने हो, लेंथ गिवन हो, तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना है, लेंथ का चेंजेस ब्रेड्थ का पता नहीं है उसको x मान लिया, एरिया में जो चेंजेस हुआ वो लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली। सेम हमने बताया कि हम साइड बाय साइड इनटू एरिया पे भी लगा सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, थ्री प्रोडक्ट पे भी लगा सकते हैं, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आज हमारे कंसेप्ट पूरे हो गए हैं परसेंटेज के। अगले लेक्चर से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।